नीट पीजी के एग्ज़ाम के पहले अपन ने नीट पीजी के लिए रिवीजन वीडियोस लॉन्च किए थे। ऐसे ही एक और एग्ज़ाम आपके सामने आने वाली है, वो है आईएनआई सेट की। तो आईएनआई सेट की एग्ज़ाम के लिए फिर से अपन रिवीजन वीडियोस लॉन्च कर रहे हैं और इस सीरीज़ का नाम है आईएनआई सीट की ट्रेन। सोच वही पुरानी वाली रहेगी, केवल और केवल प्रीवियस ईयर टॉपिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही अपने को फोकस करना है। उससे रिलेटेड और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं उसको अपन पढ़ के जाएंगे। एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है आईएनआई सेट के एग्जाम में, डीप डाइविंग सवाल होते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल ज़्यादा सवाल होते हैं, अल्गोरिथम, नेक्स्ट स्टेप, ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। सिंपल वन लाइनर थोड़े से कम होते हैं, ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा और डीपर जाते हुए ये वाली ट्रेन की जो सीरीज़ है वो अपन ला रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दे रहा हूँ मैं, इस सीरीज़ का पहला लेक्चर तो मैं यूट्यूब पर डाल दे रहा हूँ, पर इस सीरीज़ के बाकी लेक्चर जो आपके एग्जाम के पहले तक डलते रहेंगे वो आपको ऐप पे ही मिलेंगे। नीचे ऐप की लिंक दे दे रहा हूँ मैं, वो ऐप की लिंक देखो और जाकर वो आप वीडियो वहाँ देख सकते हो। तो चलिए चालू करते हैं अपन। सबसे पहले मैंने आपको ये सबसे पहली इमेज इसलिए दिखाई है क्योंकि आईएनआई सेट की लास्ट 5 एग्जाम्स में कहीं ना कहीं से सवाल पोस्टपार्टम हेमरेज पे पूछा गया है। तो अपने लिए पोस्टपार्टम हेमरेज आईएनआई सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में अपने को सब पता होना चाहिए। क्वेश्चन है, उसका आंसर जरूर है, पर अपन इसको वापस रिफर करेंगे पूरा पोस्टपार्टम हेमरेज पढ़ने के बाद, तब आपको ये क्वेश्चन ईजी लगेंगे। सबसे पहले पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब क्या होता है? वजाइनल डिलीवरी के बाद अगर मोर देन 500 ml का ब्लड लॉस हो तो पोस्टपार्टम हेमरेज है, और वैसे ही सिजेरियन सेक्शन में मोर देन 1 लीटर का ब्लड लॉस हो तो आपको बताना है कि पोस्टपार्टम हेमरेज है। डेफिनेशन पे सवाल पूछ लिए हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन में आपको पता है प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी पीपीएच कब होता है? विद इन 24 आवर ऑफ डिलीवरी। और सेकेंडरी पीपीएच कब होता है? आफ्टर 24 आवर्स टू 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी। आपने को पता रखना है, बस याद ये रखो, ये मैंने आपको टिप्स दी हैं। आपको क्या पता रखना है? क्लिनिकल गुरुजी की टिप्स हैं कि मोस्ट एग्जाम क्वेश्चंस किससे पूछे जाते हैं? आपके प्राइमरी पीपीएस से पूछे जाते हैं। तो अपना मेजर फोकस किस पे रहेगा? प्राइमरी पे रहेगा। यूजुअली 4 कॉजेस क्या पता रखना होते हैं आपको? 4 टीज। कैसे पता रखोगे? टोन, टिश्यू, ट्रॉमा और थ्रोम्बिन। टोन मतलब क्या? 70% ऑफ कॉजेज आर ड्यू टू यूट्राइन एटोनी, 20% ऑफ कॉजेज ड्यू टू रिटेन्ड टिश्यू अगर कोई रह गया है अंदर, 10% ट्रॉमा के कारण है, मतलब जेनाइटल ट्रैक्ट का टीयर है, और 1% के जो कारण होते हैं वो कोगुलेशन डिफेक्ट पे होते हैं। तो एटोनी, रिटेन्ड टिश्यू, ट्रॉमा और थ्रोम्बिन, दिस आर 4 टीज जो आपको पता रखना है। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? सवाल में आपको कहीं ना कहीं अगर दे दे ऐसा कि जो आपकी फीमेल है वो ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस के साथ आई है, या तो ट्विन प्रेगनेंसी है, या पॉलीहाइड्रोएमनियोज है, या तो प्रोलॉन्ग लेबर हो गया है, या इंडक्शन विद ऑक्सीटोसिन दे रखा है सवाल में, या ग्रैंड मल्टीपेरिटी है, या प्रीवियस पीपीएच है, ऑल दीज आर रिस्क फैक्टर्स। अगर कहीं ना कहीं सवाल में आपको ये दे रखा है, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल दे रखा है कि पेशेंट विद ट्विन प्रेगनेंसी आफ्टर LSCS presents with bleeding, so most likely you are dealing a case of what? You are dealing a case of postpartum hemorrhage। तो अगर ये सवाल कहीं भी दे दें और आखिरी में उसमें जोड़ दें कि पेशेंट प्रेजेंट्स विद ब्लीडिंग नाउ, तो आपको मोस्ट लाइकली यू आर डीलिंग अ केस ऑफ व्हाट? यू आर डीलिंग अ केस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। डायग्नोसिस और असेसमेंट कैसे करना है? क्लिनिकली आप असेस करते हो, यूट्रस को पाल्पेट करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज देखना है आपको, बॉगी यूट्रस पहचानना है। अगर बॉगी यूट्रस है तो टोन इज द इंपॉर्टेंट कॉज, लेसरेशंस है तो ट्रॉमा इज द कॉज। ये आपको पता रखना है। यूट्राइन पाल्पेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट पे सवाल पूछे जाते हैं, ये सब तो एक एक सवाल कभी पूछ लें कि प्राइमरी कॉज है कि सेकेंडरी कॉज है, प्राइमरी कब बोलना है, सेकेंडरी कब बोलना है। पर मेजरली जो फोकस्ड सवाल हैं वो एल्गोरिदम से पूछे गए हैं, ऑर्डर में पूछे गए कि कौन सी ऑर्डर में क्या करना है। तो अगर कुछ याद नहीं रही पोस्टपार्टम हेमरेज में तो केवल और केवल ये ऑर्डर पता रख लेना, आपके सवाल सही हो जाएंगे। और एक ना एक सवाल तो आपके एग्जाम में पीपीएच से आने ही वाला है। तो क्या ऑर्डर है भैया? सबसे पहली चीज, जैसे ही पोस्टपार्टम हेमरेज आया, कब देखोगे? कॉल फॉर हेल्प। उसके बाद यूट्रस को मसाज करना है, फिर आईवी लाइन सिक्योर करना है, फ्लूइड देना है, ऑक्सीजन देना है, फिर यूटेरोटॉनिक्स देना है, फिर उसके बाद ट्रांexamic एसिड, और आखिरी में कॉज को आइडेंटिफाई करना है। एक बार वापस, कॉल फॉर हेल्प, फिर यूट्रस को मसाज करना है जिससे आप डायग्नोज भी कर पाओगे क्या है, फिर आईवी लाइन, फ्लूइड और ऑक्सीजन देना है, फिर यूटेरोटॉनिक्स देना है, फिर ट्रांexamic एसिड देना है, और फिर कॉज को आइडेंटिफाई करना है। यूटेरोटॉनिक्स मैंने आपको बताया, यूटेरोटॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर के लिए। वो आपसे बार बार सवाल पूछता है कि मिथाइल एर्गोटामिन और कार्बोप्रोस्ट का डिफकंट्रा इंडिकेशन क्या है। तो आपको पता रखना है कि और कौन कौन सी यूटेरोटॉनिक है, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट लाइन यूटेरोटॉनिक क्या है भैया? वो है ऑक्सीटोसिन।
किस किस डोज में दिया जाता है, 10 इंटरनेशनल यूनिट, आईए में 20 इंटरनेशनल यूनिट, दोनों दे सकते हैं इन 1 लीटर ऑफ फ्लूइड, ये पता रखना है। सेकंड लाइन में है मिथाइल अर्गोटामेट्रिन, मिथाइल अर्गोटामेट्रिन आपको पता रखना है डोज कितना है 0.2 mg, डोज भले ना भी पता रखो, मिथाइल अर्गोमेट्रिन में सिर्फ इतना पता रखो कि इट इज अवॉइडेड इन हाइपरटेंशन। बार बार सवाल पूछे गए हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मिथाइल अर्गोमेट्रिन पे, तो इट इज अवॉइडेड इन हाइपरटेंसिव पेशेंट, तो आपको पता रखना है। उसका थर्ड लाइन में आता है कार्बोप्रोस्ट, कार्बोप्रोस्ट इज PGF2 अल्फा, उसमें आपको याद रखना है कि इट इज अवॉइडेड इन एस्थमेटिक पेशेंट। तो मिथाइल अर्गोमेट्रिन शुड बी अवॉइडेड इन हाइपरटेंसिव पेशेंट, और कार्बोप्रोस्ट किसमें अवॉइड करना है, एस्थमेटिक पेशेंट में। अल्टरनेटिव क्या दे सकते हो आप, मिसोप्रोस्ट भी दे सकते हो, और मिसोप्रोस्ट का डोज कितना होता है 800 से 1000 माइक्रोग्राम। तो डोज ऑक्सीटोसिन का पता रखो और मिसोप्रोस्टोल का पता रखो, और साथ साथ में कंट्राइंडिकेशन दो चीज के पता रखो, मिथाइल अर्गोमेट्रिन और कार्बोप्रोस्ट के, ये दो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता रखना है। फिर अगर एटोनी परसिस्ट कर रही है तो आपको स्टेप वाइज एक्सक्लेट करना पड़ेगा। एटोनी परसिस्ट कर जाए, ऐसा सवाल दे दे आपको कि नेक्स्ट स्टेप अगर आपका यूटेरोटॉनिक फेल हो गया तो क्या करोगे, तो आपको समझ में आना चाहिए आंसर क्या होगा। तो ऐसे अगर एटोनी परसिस्ट कर रही है तो इसका भी एक एल्गोरिथम है, आपको बायमैनुअल कंप्रेशन करना है, उसके बाद आपको यूट्राइन बलून टेम्पोराड लगाना है। यूट्राइन बलून टेम्पोराड में आपको बाकरी बलून कैथेटर भी दे सकते हैं, कॉन्डम कैथेटर भी दे सकते हैं। उसके बाद इससे भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको सर्जिकल मेजर्स देखना है। सर्जिकल मेजर में आपको सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन सी किस वे में आप आर्टरी को लाइगेट करेंगे। एक ऑप्शन आपका ये हो सकता है एनआई सेट के एग्जाम में कि यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन, फिर इंटरनल इलियक लाइगेशन, ये आपको याद रखना है, यूटेराइन आर्टरी देन इंटरनल इलियक। और फिर अगर इससे भी नहीं होता है तो कंप्रेशन सूचर लगाना है, और कंप्रेशन सूचर मोस्ट लाइकली विच इज प्रेफर, तो बीलिन सूचर। और इससे भी नहीं हो रहा है तो आखिरी में क्या करना है, हिस्टेरेक्टमी करना है। तो यूट्राइन बलून कैथेटर लगाना है, जिसमें आप बाकरी बलून लगा सकते हो या तो कॉन्डम कैथेटर लगा सकते हो। फिर सर्जिकल मेजर्स में अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो सर्जिकल मेजर में पहले यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करना है, उसके बाद फिर इंटरनल इलियक, और फिर अगर इससे भी नहीं तो कंप्रेशन सूचर बीलिन सूचर लगाना है, और हिस्टेरेक्टमी लास्ट में। तो आपको यह पता रखना है अगर टिश्यू रिटेन टिश्यू अगर कॉज है आपका तो उसमें क्या करोगे, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा आपको करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना यू शुड बी वेरी जेंटल एक्सप्लोरेशन करना है आपको। तो सवाल आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले मैंने आपको जो एल्गोरिथम बताया कि एल्गोरिथम क्या है, उसके बाद एटोनी परसिस्ट करती है तो फिर एल्गोरिथम क्या है, ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं। कभी ये भी पूछ सकते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन में बता रखो दिस इज बाकरी बलून कैथेटर, अगेन इस कॉन्डम कैथेटर, उसका इसोफेजियल और गैस्ट्रिक बलून कैथेटर अलग अलग मैंने आपको दिखाने के लिए दे दिए कि इनके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दो बलून्स दिख रहे हैं तो ये दूसरी सर्जरी में याद रखना है अपने को। बलून कैथेटर्स यूटेराइन टेम्पोनाड में अगर याद रखना है तो आपको सेंगस्टन वाला सर्जरी से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, और साथ में तो फॉलिस कैथेटर आपको पता ही है। तो बाकरी कॉन्डम कैथेटर आपको याद रखना है, बाकी कैथेटर भी मैंने आपको साथ साथ में बता दिए हैं। मैंने आपको बीलिन सूचर बताया, तो बीलिन सूचर में याद रखना इमेज कैसे पहचानोगे कि यूटेराइन इंसिजन रहेगा यहाँ पर और ये बीलिन सूचर रहेगा। क्या ये बीलिन सूचर के अलावा और सूचर नहीं पूछे जाते, बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो बीलिन सूचर क्या होता है, बीलिन सूचर होता है ब्रेस लाइक कंप्रेशन सूचर होता है, वर्टिकल होता है, मोस्ट कॉमनली यूज करा जाता है। ऐसे ही होता है हेमेन सूचर, हेमेन सूचर में बता रखना कि इट इज मॉडिफाइड बीलिन सूचर। इसमें जैसे बीलिन सूचर में इंसिजन दे रखा था ऐसा आपको यूटेराइन इंसिजन नहीं रहेगा, ये देख लो। ये भी लिंज सूचर ही जैसा ही है पर इसमें यूटेराइन इंसिजन नहीं है, तो इट इज व्हाट, इट इज हेमेन सूचर। ऐसे आपको दो सूचर और पता रखना है, एक है को सूचर और एक है परेरा सूचर। को सूचर में क्या है, स्क्वायर जैसा स्क्वायर शेपेड है, चोकोर, चोकोर इज स्क्वायर, तो को स्क्वायर शेप्ड, और परेरा इज ट्रांसवर्स सूचर, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स लाइंस होती है मल्टीपल, आपको इमेज दिखा देता हूं मैं साथ साथ में। स्क्वायर लाइक हैं तो इट इज को सूचर, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स लाइंस बैंड्स हैं तो इट इज व्हाट, इट इज परेरा सूचर। तो आपको पता रखना है बीलिन सूचर, हेमेन सूचर, को सूचर, परेरा सूचर। जो को सूचर होता है इट इज फॉर फोकल ब्लीडिंग एरियाज, जो परेरा सूचर होता है इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ इंट्रायूटेराइन एडिशन, आपको पता रखना है। एक यू सूचर भी होता है, इट इज ओल्डर टेक्निक विच इज सिमिलर टू बीलिन सूचर। और मेजरली सवाल पूछे गए हैं आपके बीलिंच में, हेमेन में। बीलिंच हेमेन में कंफ्यूजन होता है, तो बीलिंच में यूटेराइन में इंसिजन रहेगा, हेमेन में यूटेराइन में इंसिजन नहीं रहता है, आपको पता रखना है। सवाल में कहीं भी ये दे दें कि व्हेन यूट्रस इज नॉट ओपन, एग्जांपल यूट्रस इज नॉट ओपन, एग्जांपल वजाइनल डिलीवरी पीपीएच में अगर कोई सवाल दे दे और आपको फोटो दे दें तो मोस्ट लाइकली आपको आंसर कौन सा मार्क करना है, तो हेमेन सूचर मार्क करना है, ये आपको पता रखना है। आपको सारे सूचर्स की इमेजेस मैंने बता दी। उसके बाद याद रखो मैंने आपको एटोनी का कॉज बता दिया, फिर उसके बाद मैंने आपको टिश्यू रिटेन का कॉज बता दिया। पीपीएच में ट्रॉमा पे आते हैं, ट्रॉमा जब है तो आपको क्या करना है, विजुअल इंस्पेक्शन करना है, सूचरिंग करना है। आपको ये याद रखना है कि इनकम्प्लीट पेरिनियल रिपेयर इज द
कॉमन सेकेंडरी पीपीएच कॉज, ये याद रखो कि अगर पेरिनियल रिपेयर सही नहीं करा है तो सेकेंडरी पीपीएच होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंडरी पीपीएच कब होता है? आफ्टर 24 आवर्स टू 6 वीक्स। उसके बाद थ्रोम्बिन भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है। थ्रोम्बिन का अगर आपको कॉज मिल गया है तो आप क्या देखोगे, आपको देखना पड़ेगा मरीज का पीटी, एपीटीटी, फिब्रिनोजन, ये याद रखना है आपको। एडजंक्टिव मेजर में एक चीज पता रखो आप, डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशन है कि टानेक्सिमिक एसिड 1 ग्राम आईवी देना है विद इन 3 आवर ऑफ बर्थ, ये आपको याद रखना है। अब इट इज नाउ स्टैंडर्ड अर्ली स्टेप जो आपको मेजर तरीके से याद रखना है। ऑफकोर्स बीपी यूरिन में आउटपुट तो देखते ही रहोगे आप, और साथ में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत भी पड़ सकती है। ये आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है। उसके बाद अपन आते हैं एक और चीज, अगर पीपीएच पढ़ ही रहे हैं तो साथ साथ में पढ़ के जाओ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज। उसके प्रिवेंशन के लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज देते हैं। बार बार सवाल पूछा जाता है कि विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एएमटीसीएल, तो नॉट अ कंपोनेंट जो भी आए वो छोड़ो, जो 3 कंपोनेंट है वो याद रख लो। इसके अलावा जो भी चौथा है इट इज नॉट अ कंपोनेंट। तो ऑक्सीटोसिन आफ्टर डिलीवरी ऑफ इंटीरियर शोल्डर, याद रखना आफ्टर डिलीवरी ऑफ इंटीरियर शोल्डर ऑक्सीटोसिन इज अ पार्ट। कंट्रोल्ड कॉर्टेक्शन ये भी इसका पार्ट है, और यूटेराइन मसाज आफ्टर डिलीवरी ये भी उसका पार्ट है। इन 3 के अलावा कुछ भी सवाल आए मतलब वो एएमटीसीएल का पार्ट नहीं है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लिवर इज एएमटीसीएल, इसका पार्ट वो नहीं है। कॉम्प्लिकेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज है, शॉक हो सकता है, डीआईसी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है शिहान सिंड्रोम, दैट इज पिट्यूटरी नेक्रोसिस आफ्टर पीपीएच, मतलब पोस्टमार्टम हेमरेज के बाद पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो जाए तो इट इज शिहान सिंड्रोम। तो साथ साथ में शिहान सिंड्रोम भी पढ़ के जाओ। शिहान सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सीवियर पोस्टमार्टम हेमरेज है, उससे कि एंटीरियर पिट्यूटरी में इस्केमिक नेक्रोसिस हो जाएगी। तो आपके सवाल में क्या देते हैं, वो आपके सवाल में देंगे कि मरीज का प्रोलेक्टिन कम हो गया, एफएच, एलएच, टीएसएच और एसीटीएच सब कम हो गया, क्योंकि सारे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन कम हो गए आपके। और साथ साथ में आपको एक एमआरआई की इमेज दे देंगे। इस एमआरआई में आप देखो कि जो सेला टर्सी का है आपका वो एम्प्टी है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मोस्ट लाइकली यू आर डीलिंग अ केस ऑफ व्हाट, यू आर डीलिंग अ केस ऑफ शिहान सिंड्रोम। डायग्नोसिस कैसे करोगे आप? एमआरआई में आपको एम्प्टी सेला देखने मिलेगा, टारगेट ग्लैंड के हार्मोन और लो पिट्यूटरी हार्मोन देखने मिलेंगे। अब ट्रीटमेंट अगर देना है आपको तो ऑफकोर्स ट्रीटमेंट में आप सबको पता है, जब भी एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है तो आपको स्टेरॉइड देना है, फिर थायराइड देना है और फिर सेक्स हार्मोन्स देना है। तो लाइफ लॉन्ग हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी देना है। शिहान सिंड्रोम का वीनियट बार बार पूछा जाता है, तो याद रखो ऐसी महिला की हिस्ट्री दे दें कि महिला जो है वो सीवियर ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करी, उसके बाद पोस्टमार्टम हेमरेज के साथ, आपको समझ में आ गया। और देन देयर हर LH, FSH और प्रोलेक्टिन लेवल्स आर डिक्रीज, तो मोस्ट लाइकली यू आर डीलिंग अ केस ऑफ व्हाट, इट इज शिहान सिंड्रोम। उसके बाद जब मैंने आपको बताया था ये कि अब इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब अपन ने पीपीएच पढ़ लिया है, तो ये क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके चले जाओ। INI सेट 2024 में क्या पूछा था कि नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ऑक्सीटोसिन फेल्स इन टॉनिक पीपीएच। मैंने बोला जैसे ही ड्रग फेल हो जाए, यूटेरोटॉनिक फेल हो जाए, अगली स्टेप क्या है, आपको बलून टेम्पोनार्ड लगाना है। आप कोई सा भी टेम्पोनार्ड लगा सकते हो, बाक्रू बलून, कॉन्डम, कैथेटर, कुछ भी हो, बट बलून टेम्पोनार्ड शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, इसलिए वो स्टेप पता रखना है। कंट्राइंडिकेशन ऑफ मिथाइल अर्गोमेट्रिन, मैंने आपको बताया 2 चीजों के कंट्राइंडिकेशन याद रखो, मिथाइल अर्गोमेट्रिन और कार्बोप्रॉस, दोनों को एग्जाम में पूछा गया है। कार्बोप्रॉस का एस्थमेटिक पेशेंट में नहीं देना है और मिथाइल अर्गोमेट्रिन को हाइपरटेंसिव पेशेंट में नहीं देना है। उसके बाद मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच क्या है, ये तो आपको सबको पता है, इट इज यूटेराइन एटर्नी, और विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एएमटीसीएल। तो अर्ली कॉट क्लैंपिंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एएमटीसीएल, आपको याद रखना है। आपको मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, ऑक्सीटोसिन देना है एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के बाद में, उसे यूटेराइन मसाज करना है, अर्ली कॉट क्लैंपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एएमटीसीएल। तो ये सारे सवाल पहले पूछे गए हैं, पीपीएच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई अपन ने देखा। अब अपन डिलीवरी से रिलेटेड एक चीज देख रहे थे, तो लेट्स जंप टू डिलीवरी के बाद अगर बच्चा हो जाए और उसमें कुछ दिक्कत आए तो न्यूनेटल रिससिटेशन से भी INI सेट में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो लेट्स रीड अबाउट न्यूनेटल रिससिटेशन, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। आपको सवाल पूछे जा सकते हैं कि इनिशियल स्टेप क्या होती है न्यूनेटल रिससिटेशन में, तब आपको सबको पता है, वार्म करना है, फिर पोजीशन, फिर क्लियर, फिर ड्राई, फिर स्टिमुलेट, आपको सबको लगा कि क्या होता है। फिर मान लो एक सवाल पूछा था उन्होंने कि हार्ट रेट लेस देन 60 है, उसके बाद आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, तो आंसर होता है शार्ट चेस्ट कंप्रेशन विद 100% ऑक्सीजन। उसके बाद कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो कितना होता है, तो 3:1 होता है। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या होते हैं जब हार्ट रेट लेस देन 60 होता है आफ्टर कंप्रेशन, तो एपिनेफ्रिन दैट इज इन 1:10,000 रेशियो। घबरा गए? नहीं घबराना है। जैसे अपन ने पीपीएच को पूरा डीप डाइव करके पढ़ा था, अपन न्यूनेटल रिससिटेशन को भी पूरा अच्छे से पढ़ के जाते हैं। न्यू गाइडलाइन के हिसाब से है इनिशियल 30 सेकेंड दैट इज गोल्डन मिनट में आपको क्या करना है भैया, WPCDS, ये इंपॉर्टेंट निमोनिक है, आपको बच्चे को वार्म पोजीशन में रखना है, एयरवे क्लियर करना है, ड्राई और फिर स्टिमुलेट, ये WPCDS आपको पता रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूजुअली सवाल इस पर नहीं पूछे जाते हैं, सवाल उसके बाद पूछा जाता है कि आप उसके बाद क्या करोगे, आप हार्ट रेट असेस करोगे। हार्ट रेट अगर मोर देन 100 पर मिनट
मिनट आए तो फिर आपको रूटीन केयर करना है। पर अगर यहाँ पर हार्ट रेट लेस देन 100 पर मिनट आ जाए तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अब आपने मरीज को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया, कैसे देना है? इट इज 30 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट। पहले था ये 40 to 60, अब नई गाइडलाइन के हिसाब से इट इज 30 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट, आपको ये पता रखना है। उसके बाद अगर इससे भी नहीं हो रहा है और अगर हार्ट रेट लेस देन 60 पर मिनट है आफ्टर 30 सेकेंड्स ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, तो फिर आपको चेस्ट कंप्रेशन चालू करना है। चेस्ट कंप्रेशन आप किस रेशियो में चालू करते हो? 3:1 में, मतलब 90 कंप्रेशन प्लस 30 ब्रेथ्स पर मिनट आपको देना है। उसके बाद भी मतलब अगर हार्ट रेट लेस देन 60 पर मिनट हो आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन और इवन आफ्टर कंप्रेशन, तब क्या करोगे? उसके बाद फिर आपको एपिनेफ्रिन देना पड़ेगा। एपिनेफ्रिन कैसे देते हो? 0.01 to 0.03 mg पर kg आईवी में देना है। इसका जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है? 1:10,000। ये आपको पता रखना है। तो चालू कैसे करोगे? पहले हार्ट रेट देखो, बच्चे का सवाल में हार्ट रेट क्या दे रखा है। अगर नॉर्मल आपने गोल्डन मिनट वाली चीज़ों को रूल आउट कर दिया और हार्ट रेट मोर देन 100 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर अगर हार्ट रेट लेस देन 100 है तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन 30 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट पर देना है। अगर इसके बाद भी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देने के बाद भी आपका हार्ट रेट लेस देन 60 पर मिनट आ रहा है आफ्टर 30 सेकंड्स ऑफ पीपीवी, तो अब आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है, 3:1 के रेशियो में देना है। इसके बाद भी अगर नहीं सही हो रहा है तो फिर आपको एपिनेफ्रिन देना है। एपिनेफ्रिन का डोज और डाइल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ऑक्सीजन यूज़ करना है। ऑक्सीजन यूज़ में क्या पता रखोगे? रूम एयर फॉर टर्म इन्फेंट्स और 21 to 30% ऑफ ऑक्सीजन फॉर प्री टर्म इन्फेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता रखना है। कॉर्ड क्लैंपिंग कब करना है? डिफर्ड कॉर्ड क्लैंपिंग फॉर मोर देन इक्वल टू 60 सेकंड्स इज रिकमेंडेड फॉर मोस्ट ऑफ द न्यूबॉर्न्स। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है बट यू शुड मार्क डिफर्ड कॉर्ड क्लैंपिंग फॉर मोर देन इक्वल टू 60 सेकंड्स। उसके बाद एयरवे मैनेजमेंट में क्या रखोगे? क्या सवाल पूछे जा सकते हैं कि सक्शन कब करना है? ओनली इफ देर इज ऑब्स्ट्रक्टेड या म्यूकोनियम विद पुअर टोन अगर है तभी आपको सक्शन करना है। फिर अगर मान लीजिए म्यूकोनियम स्टेन्ड लिकर है तो आप क्या करोगे? अगर विगरस है तो नो सक्शन, इफ नॉन विगरस देन सक्शन अंडर विजन प्लस पीपीवी, आपको याद रखना है। थर्मल प्रोटेक्शन में आपको रेडिएंट वार्मर इस्तेमाल करना है। हमेशा याद रखो कि हाइपोथर्मिया अवॉइड करना है। उसके बाद कब तक न्यूरोनल रिससिटेशन करते रहोगे? अगर 10 मिनट तक आपने एडिक्वेट रिससिटेशन किया और उसके बाद भी कोई हार्ट रेट नहीं आया, देन आपको इस रिससिटेशन को टर्मिनेट करना है। तो रिमेंबर दिस 10 मिनट्स। तो न्यूरोनल रिससिटेशन से क्या क्या पता रखोगे? पीपीवी कब देना है, चेस्ट कंप्रेशन कब करना है, आइपिनेफ्रिन को एडमिनिस्टर कब करना है, फिर उसके बाद टर्मिनेट कब करना है, हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करना है। म्यूकोनियम स्टेंट लेकर है तो विगरस और नॉन विगरस है तो आपको समझ में आना चाहिए कब सक्शन करना है कब नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घुमा के किसी न किसी आईएनआई सेट में पूछे हैं तो आपको पता रखना है। अब जैसे ही मैंने न्यूरोनल रिससिटेशन की बात करी तो क्यों ना अपन एडल्ट रिससिटेशन की भी बात कर लें। तो एडल्ट में आपको क्या करना है? सबसे पहले जो आप सबको पता है सेफ्टी एंड कॉल फॉर हेल्प। सेफ्टी एंड कॉल फॉर हेल्प आपको करना है, इंश्योर सीन सेफ्टी, फिर शाउट फॉर हेल्प, फिर कॉल ईएमएस, ब्रिंग एईडी, ये नॉर्मल चीज़ें आपको पता रखना है। फिर उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद आप रिस्पॉन्सिवनेस चेक करोगे, जेंटली टच करोगे मरीज को, रिस्पॉन्सिवनेस आपने चेक किया, फिर कॉन्शियसनेस चेक करोगे, फिर ब्रीदिंग को चेक करोगे। ब्रीदिंग को चेक करने के लिए क्या करना है? देखना है, फील करना है और सुनना है। लेस देन 10 सेकंड्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए ये। अगर आपको नहीं दिख रहा फिर पल्स चेक करो, फिर कैरोटिड पल्स देखो लेस देन 10 सेकंड्स में। एब्सेंट और अनश्योर है अगर कैरोटिड पल्स तो इमीडिएटली यू हैव टू स्टार्ट व्हाट? इमीडिएटली यू हैव टू स्टार्ट सीपीआर। सबसे पहला सवाल क्या है? जैसे ही आपको अनकॉन्शियस मरीज दिखता है तो आपसे सवाल पूछ लेते हैं क्या चालू करोगे, तो आप बोलोगे इमीडिएट सीपीआर, तो आप वहाँ गलत हो गए। आपको वापस ऊपर की स्टेप्स याद रखना है। इसलिए सेफ्टी एंड कॉल फॉर हेल्प पहले करना है, फिर रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना है, फिर ब्रीथिंग और पल्स चेक करना है, और फिर कैरोटिड पल्स अगर आ जाए, अगर आपको एब्सेंट और अनश्योर कैरोटिड पल्स दिख रही है तो फिर आपको क्या करना है? उस मरीज में आपको सीपीआर चालू करना है। सीपीआर में आपका चेस्ट कंप्रेशन जो होता है उसका रेट कितना होता है? 100 to 120 पर मिनट। डेप्थ कितनी होती है? 5 to 6 सेंटीमीटर। फुल चेस्ट रिकॉइल होने देना है और इंटरप्शन को मिनिमाइज करना है। ये आपको इंपॉर्टेंट है। बस मेरा ये स्लाइड का इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना ये था कि इमीडिएटली सीपीआर मार्क मत कर देना, पूरे ऑप्शन पढ़ना। पूरे ऑप्शन में कहीं वो सेफ्टी एंड कॉल फॉर हेल्प वाली चीज़ तो नहीं दे दी, क्योंकि आपको लाइन बाई लाइन जाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं है कि इमीडिएटली आप चालू कर दो सीपीआर। उसके बाद कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो कितना रहता है? सिंगल रेस्क्यूअर इट इज 30:2, आपको पता रखना है। एईडी यूज कैसे करते हैं आप सबको पता है, ऑन टर्न करना है, वो प्रॉम्प्ट देता है आपका ईडी मशीन, और फिर आपको शॉक लगाने अगर बोल रहा है तो शॉक लगा दो, और शॉक लगाने के बाद फिर से आपको सीपीआर कंटिन्यू करना है। ये एक बार सवाल पहले पूछा गया तो आपको पता रखना है। ऐसा नहीं है कि एक बार एईडी लगा दिया तब तक नॉर्मल आपको पल्स नहीं दिख रही है तब तक आपको कंटिन्यू देते रहना पड़ेगा सीपीआर। कैरोटिड पल्स आपको फील नहीं हो तो। वेंटिलेशन कैसा है? 1 ब्रेथ पर सेकंड देना है, चेस्ट आइज को देखते रहना है। फिर रीअसेसमेंट कब करोगे आप? तो एवरी 2 मिनट यू हैव टू रिसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी 2 मिनट में आपको रीअसेस करना है। उसके बाद अगर शॉकेबल रिदम है मरीज की, शॉकेबल रिदम है तो आप तो फिर
शॉक एब्जॉर्बर में शॉक लगा देते हो। ड्रग कौन सी इंपॉर्टेंट पता रखोगे आप, अगर मरीज को मान लीजिए वीएफ है या पल्सलेस वीटी है तो उस केस में आपको इमिडोरॉन देना है। इमिडोरॉन का डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज 300 mg IV फर्स्ट डोज और फिर 150 mg IV सेकंड डोज। एक बार INI सेट में ये सवाल पूछ लिया था इसलिए पता रखो। दो यूजुअली मेरा मानना है कि मोस्ट लाइकली सवाल जो आएगा वो एपिनेफ्रिन पे आता है, क्योंकि एपिनेफ्रिन इज 1 mg IV IO एवरी 3 to 5 मिनट फॉर पल्सलेस अरेस्ट, ये आपको पता रखना है। अब साथ साथ में मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ कि एक नई गाइडलाइन के हिसाब से एट्रोपिन का डोज है, तो मैं बीलेस पढ़ा रहा था आपको, पर ACLS में पहले जो एट्रोपिन का डोज था उस एट्रोपिन के डोज को चेंज कर दिया है, ये आपको पता रखना है। उसके बाद आखिरी में सब होने के बाद आपको मरीज को अनरिस्पॉन्सिव है बट ब्रीदिंग नॉर्मली है तो फिर आपको मरीज को क्या करना है, रिकवरी पोजीशन पर लेकर जाना है। तो मैंने आपको बता दिया रिकवरी पोजीशन क्या है, आपको कभी ना कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो दिस इज रिकवरी पोजीशन। एवरी वन ऑफ यू कहीं ना कहीं तो अपने BCLS ACLS की गाइडलाइन करी होगी, जैसे अपने को रिवाइज करवाना था मैंने आपको सब रिवाइज करवा दिया। दो डीप में पूरी चीज़ नहीं पढ़ाई है अपन ने, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से टच कर दिया कि सवाल क्या पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको वो आना चाहिए। अब मैं आपको रिससिटेशन पीडियाट्रिक का बता दिया, मेडिसिन का बता दिया, तो क्यों अपन सर्जरी का ना पढ़े भैया रिससिटेशन। तो सर्जरी में ट्रॉमा में क्या क्या पूछा जा सकता है वो देख लेते हैं। प्राइमरी सर्वे ABCD आपको पता है। A इज फॉर एयरवे विद सर्वाइकल स्पाइन का प्रोटेक्शन, B इज फॉर ब्रीथिंग और वेंटिलेशन, C इज फॉर सर्कुलेशन विद हेमरेज कंट्रोल, D इज फॉर डिसेबिलिटी मतलब आपको इसमें ग्लासगो कोमा स्केल देखना है, एंड E इज फॉर एक्सपोजर और एनवायरमेंट कंट्रोल। एयरवे में क्या बता रखोगे, एयरवे मेंटेन करना है, C स्पाइन इमोबिलाइजेशन करना है, और अगर GCS मान लो लेस देन 8 आया है तो योर नेक्स्ट स्टेप विल बी, बार बार सवाल पूछा जाता है, आपको इंट्यूबेशन करना है। ब्रीदिंग में आपको चेस्ट वॉल देखना है, उसके बाद ऑक्सीजनेट करना है, और अगर टेंशन न्यूमोथोरैक्स है तो आपको क्या करना है, आपको निडल डिकम्प्रेशन करना है। निडल डिकम्प्रेशन आपको सबको पता है 5th इंटरकोस्टल स्पेस में करते हो आप, पर आजकल नई गाइडलाइन आ गई है, आप उसको 2nd इंटरकोस्टल स्पेस में भी कर सकते हो, मिड क्लेविकुलर लाइन में। याद रखना 2nd इंटरकोस्टल स्पेस के करने के लिए आपको शायद सवाल में वो दे दें कि मरीज ओबीज है और उसको 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिल नहीं रही है, तो आंसर कैन बी 2nd इंटरकोस्टल स्पेस 2, पर चाइल्ड में अभी भी 5th इंटरकोस्टल स्पेस है, ये आपको पता रखना है। नए नए चेंजेस हैं जो कहीं ना कहीं से घुमा के पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता रखना है। और अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मरीज को हीमोथोरेक्स या न्यूमोथोरेक्स है तो आपको क्या करना है, चेस्ट ट्यूब लगाना है। उसके बाद अपन आते हैं सर्कुलेशन और शॉक पे। सर्कुलेशन और शॉक पे आपको एक्सटर्नल ब्लीडिंग कंट्रोल करना है, और आपको 2 लार्ज बोर IV या इंटरऑशियस एक्सेस देखना है, उसमें क्रिस्टोलाइज चालू करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, मैसिव ट्रांसफ्यूजन में 3 चीज़ें होती हैं, एक पैक्ड RBCs, एक फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और एक प्लेटलेट्स। तीनों का रेशियो क्या होता है, 1:1:1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार सवाल पूछा गया है तो ये आपको पता रखना है। उसके बाद डिसेबिलिटी में आपको ग्लासगो कोमा स्केल देखना है, प्यूपिल्स देखना है आपको, और हेड CT करवाना है। अगर रेज्ड ICP है तो मॉनिटर भी करते रहना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट में आपको अंड्रेस करना है मरीज को, और हाइपोथर्मिया देखना है, अंड्रेस करके आपको चीज़ें देखना है कहीं है तो नहीं। और अगर आपको मरीज का इन्वेस्टिगेशन करवाना है कोई सा, तो आपकी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो ट्रॉमा से बार बार पूछी जाती है वो है फास्ट, दैट इज फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी इन ट्रॉमा, ये फ्री डिटेक्ट करता है। और अगर इंडिकेटेड है तो एक्सरे और CT भी करवाना है, पर फास्ट से बार बार सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी सर्वे। सेकेंडरी सर्वे में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एम्पल बार बार पूछा गया है तो याद रखो। A इज फॉर एलर्जीज, आपको हिस्ट्री पूछना है मरीज से तो एलर्जी की हिस्ट्री देखो, फिर M से मेडिकेशन की हिस्ट्री देखो, फिर P से पास्ट इलनेस की हिस्ट्री देखो, L से लास्ट मील क्या खाया था, और E से इवेंट्स कैसे लीड हुए आखिरी तक। तो एम्पल वाली हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको स्पेशल सिचुएशन वाले सवाल पूछे जा सकते हैं कि अगर मरीज का पेल्विक फ्रैक्चर है तो आपको पेल्विस को बाइंड करना पड़ेगा, अगर मरीज की स्पाइनल इंजरी है तो आपको लॉग रोल करना पड़ेगा, ओपन फ्रैक्चर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मरीज को कवर करना पड़ेगा वो फ्रैक्चर, और एंटीबायोटिक देना पड़ेगी। उसके बाद रिससिटेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि परमिसिव हाइपोटेंशन इज विद इन नॉर्मल लिमिट इज परमिसिव, कितना होना चाहिए, MAP होना चाहिए आपका 65 mmHg, क्रिस्टलाइट्स को लिमिट करना है, और अर्ली बैलेंस ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, और रैपिड हेमरेज कंट्रोल करना है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर की चीज़ें जैसे ग्लासगो कोमा स्केल, फास्ट के बारे में चीज़ें और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपन ने डीप डाइव बहुत सारी चीज़ें किसी न किसी वीडियोज़ में पढ़ चुकी हैं, तो वी विल नॉट रिवाइज इट, वी विल नॉट रिपीट इट, क्योंकि अपना फोकस वही है कि भैया जो चीज़ें कवर नहीं हुई है मैक्सिमम एग्जाम के पहले वो चीज़ें कवर करके चले जाएँ। बाकी सारी चीज़ें आपको बाकी की रिवीजन वीडियोज़ में, आपको बाकी के वीडियोज़ में जो ऐप में है उसमें मिल जाएंगी। चलिए, जब मैंने आपको बताया कि सर्जरी से आपको ये पता रखना है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो ऐसे ही ये बहुत सारी चीज़ें जो थी वो कंफ्यूजिंग थी, तब आपको याद रखना है कि और इमरजेंसी जब आप पढ़ रहे थे कि पीडियाट्रिक की इमरजेंसी देख ली आपने, एडल्ट की इमरजेंसी देख ली, ऐसे ही बच्चों की इमरजेंसी आपने देख ली, तो एक और इमरजेंसी होती है वो है स्टेटस एपिलेप्टिकस। INI सेट का बहुत इंपॉर्टेंट बार बार रिपीटेड टॉपिक है। स्टेप बाय स्टेप इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले ऑफकोर्स आपको एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन मेजर करना है।
फिर पहली चीज़ क्या करोगे, आईवी एक्सेस देखोगे और ग्लूकोज चेक करोगे, आपको हाइपोग्लाइसीमिया रूल आउट करना है। और अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया रूल आउट कर दिया आपने और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको 50% डेक्सट्रोज देना है अगर ग्लूकोज लेस देन 50 mg/dl है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टेटस एपिलेप्टिक का सवाल समझ जाते हैं और सीधे लोराज़ेपाम मार्क करने लगते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है पहली ड्रग लोराज़ेपाम दी जाती है। पर अल्गोरिथम पे चलना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अल्गोरिथम में पहले क्या है, कहीं आंसर में उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया कि आईवी एक्सेस देखना है, ग्लूकोज चेक करना है, तो ऑफकोर्स योर फर्स्ट आंसर, फर्स्ट चॉइस शुड बी दिस, नॉट बेंजोडाइजेपिन। पहले आपको ये करना है, फिर आपका आंसर मार्क होगा लोराज़ेपाम। लोराज़ेपाम किस डोज में होती है, 0.1 mg/kg आईवी में देना है। अगर लोराज़ेपाम नहीं है तो डाइज़ेपाम दे सकते हो 0.2 mg/kg। लोराज़ेपाम क्यों देते हैं, क्योंकि इट इज फास्टेस्ट एक्टिंग, आपको पता रखना है। मिडाजोलम आपको याद रखना है कि रेक्टल रूट से भी दी जा सकती है, आपको दिमाग में रखना है। फिर इसका सेकंड लाइन एंटी सीजर ड्रग कौन सी है, अगर लोराज़ेपाम काम ना करे तो फिर आईवी फेनिटोइन या फॉस्फेनिटोइन देना है 20 mg पर केजी के हिसाब से। उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स और क्या हो सकते हैं, वालप्रोट हो सकता है और लेवेटिसैटाम हो सकता है। तो हमेशा बस इतना मेरा बताने का मकसद था कि लोराज़ेपाम आप सबको पता है कि स्टेटस एपिलेप्टिक में देना है, पर पहले आंसर देखो कि कहीं सवाल में आईवी एक्सेस दे तो नहीं रखा है या ग्लूकोज चेक वाली चीज़ तो नहीं दे रखी है। तो पहला आपका आंसर वो हो जाएगा। फर्स्ट लाइन इज बेंजोडाइजेपिन, सेकंड लाइन आपका फेनिटोइन, फॉस्फेनिटोइन, वालप्रोएट या लेवेटिसैटाम रहेगा। उसके बाद क्या करना है, रेफ्रेक्टरी है, रेफ्रेक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस है तो फिर आप मिडाजोलम इन्फ्यूजन चला सकते हो, प्रोपोफॉल दे सकते हो, फिनोबार्बिटॉल दे सकते हो। तो प्रोपोफॉल फिनोबार्बिटॉल में सवाल पूछा गया है, तो प्रोपोफॉल फिनोबार्बिटॉल लोराज़ेपाम के बाद नहीं देना है। लोराज़ेपाम के बाद आपको फेनिटोइन फॉस्फेनिटोइन ट्राई करना है, उसके बाद नहीं होता है तो फिर प्रोपोफॉल और फिनोबार्बिटॉल पे आना है। कंफ्यूजन चीज़ें हैं तो आपको पता रखना है, समझ में आनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे बहुत सवाल पूछेंगे आपसे। उसके बाद फिर आपको अंडरलाइंग कॉज को इन्वेस्टिगेट करवाना है, सीएनएस इन्फेक्शन तो नहीं है, मेटाबॉलिक कॉज तो नहीं है, स्ट्रोक तो नहीं है, ड्रग कोई कॉज तो नहीं है, अल्कोहल विड्रॉल कॉज तो नहीं है। उसका सपोर्टिव केयर तो आपको साथ साथ में करते ही जाना है, ईसीजी, ईईजी और एयरवे हेमोडायनेमिक्स के हिसाब से। तो ये स्टेटस एपिलेप्टिकस में आपको याद रखना है, पहले ग्लूकोज चेक करो, फिर बेंजोडाइजेपिन दो, फिर फेनोटाइन का नंबर आएगा और फिर प्रोपोफॉल और फिनोबार्बिटॉल का नंबर आएगा। ये इतनी चीज़ें पता कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपके स्टेटस एपिलेप्टिकस वाले सवाल सही हो जाएंगे। अब मैंने आपको स्टेटस एपिलेप्टिकस बताया तो साथ साथ में स्टेटस एस्थमेटिकस भी पढ़ के चले जाओ। स्टेटस एस्थमेटिकस में अगेन सबसे पहले गोली पे मत चले जाना, सबसे पहले एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन पे देखना, क्योंकि ऑक्सीजन में SpO2 को आपको मेंटेन करना है मोर देन 92% पे। उसके बाद में असेसमेंट करना है। असेसमेंट कैसे करोगे, PRF या स्पायरोमेट्री अगर पॉसिबल है तो कंटिन्यूस पल्स ऑक्सीमेट्री करते रहना। और आईवी एक्सेस सबसे पहले लेना है। जब भी ये प्रॉब्लम आएंगी सबसे पहले ड्रग देने के पहले आईवी एक्सेस लोगे, तो आईवी एक्सेस वाला ऑप्शन क्वेश्चन में सर्च करते रहना। और जैसे ही ये सब कर लिया फिर रैपिड एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स देना है, तो कौन सा दोगे, नेबुलाइज साल्ब्यूटामॉल 2.5 to 5 mg कैन रिपीट इन 20 मिनट्स में। और साथ साथ में आपको साल्ब्यूटामॉल के साथ साथ इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड भी देना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता रखना है। उसके बाद क्या कर सकते हो, उसका सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है। सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड कौन सा प्रेफर करते हो, तो आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन। आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन कितना देना है, 4 to 6 mg/kg। और ओरल प्रेडिसोलोन, अगर आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन नहीं देना तो ओरल गोली दोगे, तो ओरल कौन सी प्रेफर करोगे, प्रेडनिसोलोन, दैट इज 1 to 2 mg/kg। अर्ली यूज क्या करता है, आउटकम को इंप्रूव करता है। तो पहले साल्ब्यूटामॉल और इप्राट्रोपियम देना है, पहले स्टेरॉइड मत दे देना, उसके बाद सिस्टमिक स्टेरॉइड देना है आपको। फिर बाकी के एडजंक्ट थेरेपीज में क्या क्या, मैग्नीशियम सल्फेट देना है 25 to 75 mg/kg ओवर 20 मिनट्स। और अगर सीवियर और रिफ्रैक्टरी है तो फिर आपको हेलियोस कंसिडर करना है आईसीयू में। पर मोस्ट लाइकली आपके सवाल सिर्फ इसी पे घुमाएंगे वो, कि भैया पहले क्या करोगे, आप जम करने लगते हो कि साल्ब्यूटामॉल मार्क कर दो, पर ऐसा नहीं है। पहले आपको देखना आईवी एक्सेस मेजर है कि नहीं। और साल्ब्यूटामॉल भी ऑप्शन एक सिंपल दे सकता है और एक ऑप्शन ये भी दे सकता है साल्ब्यूटामॉल प्लस इप्राट्रोपियम, तो आपको प्रीफर करना है साल्ब्यूटामॉल प्लस इप्राब्यूटम। और हाइड्रोकोर्टिसोन आफ्टर वर्ड्स रैपिड ब्रोंकोडायलेटर उसके बाद देना है। और रिफ्रैक्टरी और लाइथेट्री कंडीशन में आपको इंडिवेशन या ये सब तो देखना ही पड़ेगा। पर मेजर सवाल आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं कि पहले रैपिड एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स और फिर सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। उसके बाद क्या करोगे, अंडरलाइन ट्रिगर्स को ट्रीट करना है आपको, और सपोर्टिव केयर तो आप करते ही रहेंगे। तो ये सारी इमरजेंसी वाली चीज़ें थी जो अपन ने देखी। अब थोड़ी थोड़ी एक चीज़ ये बता के चले जाता हूँ मैं। एक कन्फ्यूजन चीज़ होती है भैया, एक कन्फ्यूजन चीज़ आती है आपकी पीएसएम में, और वो कन्फ्यूजन चीज़ आती है भैया पॉजिटिव प्रोडक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रोडक्टिव वैल्यू, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। बहुत बार घुमा फिरा के सवाल इस पे पूछे जाते हैं। एक ना एक सवाल आपकी आईएनआई सेट की परीक्षा में आने वाला है, आपको पता रखना है क्या होता है। ये वैल्यू आप पता रखो। आप ट्रू पॉजिटिव क्या है, फॉल्स नेगेटिव क्या है, फॉल्स पॉजिटिव क्या है, ट्रू नेगेटिव का जल्दी जल्दी बता के चले जाता हूं मैं। अगर मरीज बीमार भी है और उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है तो ऑफकोर्स इट इज ट्रू पॉजिटिव। पर अगर मरीज बीमार है और उसका टेस्ट नेगेटिव आया है तो ये क्या है, फॉल्स नेगेटिव है। मरीज हेल्दी है और उसका टेस्ट नेगेटिव आ गया है तो ऑफकोर्स इट इज ट्रू नेगेटिव। पर मरीज हेल्दी है उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो गलती से पॉजिटिव आ गया है तो इट इज फॉल्स पॉजिटिव। तो सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या होते हैं ये मैं समझा के चले जाता हूँ आपको। सेंसिटिविटी का मतलब होता है
SN is sensitivity, ability of a test to correctly identify those with the disease। इस टेस्ट का मतलब क्या है, उनको आइडेंटिफाई करना जिस मरीज को डिजीज है या नहीं है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। फॉर्मूला क्या होता है सेंसिटिविटी का, ट्रू पॉजिटिव, ये वर्टिकल वाली चीज याद रखो, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव इज इक्वल्स टू सेंसिटिविटी। ये इसका मतलब क्या है, अगर कुछ नहीं पता रखो तो केवल एक चीज पता रखो, स्नाउट सबका इंपॉर्टेंट निमोनिक आपको पता है, ये क्या रूल आउट करता है, इट रूल्स आउट डिजीज इफ नेगेटिव। मान लीजिए किसी भी बीमारी का टेस्ट हाईली सेंसिटिव है और वो टेस्ट नेगेटिव आ गया है, तो मोस्ट लाइकली वो बीमारी आपके मरीज को नहीं है। तो इट रूल्स आउट डिजीज इफ नेगेटिव। एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा आपको। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विदाउट द डिजीज। ये टेस्ट का काम क्या है भैया, कि मरीज को डिजीज है नहीं है ये बताना। मतलब अल्टीमेटली क्या, ये पता करना कि मरीज पॉजिटिव है या नहीं है। मतलब अगर किसी मरीज, कोई टेस्ट किसी बीमारी के लिए स्पेसिफिक है और वो टेस्ट उस मरीज में पॉजिटिव आ गया है, तो मोस्ट लाइकली आप उसको रूल इन कर सकते हो। मतलब मोस्ट लाइकली वही बीमारी है, स्पेसिफिक है उस चीज के लिए। आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ANA टेस्ट होता है, ANA टेस्ट SLE के लिए हाईली सेंसिटिव है, तो आपको समझ में आता है 95 to 98% सेंसिटिव है। तो अगर किसी मरीज का ANA, आपके सवाल के लिए ANA अगर किसी मरीज का नेगेटिव है, तो मोस्ट लाइकली योर SLE इज रूल्ड आउट। मैंने आपको बताया सेंसिटिव टेस्ट, अगर किसी मरीज का टेस्ट सेंसिटिव है और वो टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो आपकी डिजीज रूल आउट हो जाती है। तो इसलिए ANA अगर मरीज का SLE में नेगेटिव आता है तो आपकी SLE रूल आउट हो जाती है। दो आजकल ऑफकोर्स हम पढ़ते हैं ANA नेगेटिव SLE एज वेल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। सिर्फ इतना पता रखो कि सेंसिटिव टेस्ट का काम होता है कि जो भी बीमारी है, अगर वो टेस्ट नेगेटिव आ गया तो बीमारी को अपन रूल आउट कर देते हैं, इसलिए अपन ने उसको रूल आउट कर दिया। तो वो सेंसिटिव टेस्ट ANA था। ANA अगर नेगेटिव आ गया किसी मरीज में तो डू नॉट थिंक अबाउट SLE इन योर एग्जाम। उसके बाद अगर SLE की बात कर रहे हैं अपन, तो ऐसे ही SLE में स्पेसिफिक टेस्ट होता है। स्पेसिफिक टेस्ट के बारे में मैंने क्या बताया, इट रूल्स इन द पेशेंट। अगर किसी बीमारी का एक टेस्ट स्पेसिफिक है और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो मतलब मोस्ट लाइकली आपके मरीज को वही बीमारी है। तो अगर SLE में anti-DHDNA जो है वो हाईली स्पेसिफिक है और आपका anti-DHDNA पॉजिटिव आ गया तो मोस्ट लाइकली आपके मरीज को SLE है। सेंसिटिविटी का काम क्या है, सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है भैया कि सेंसिटिविटी वाले टेस्ट किसी और में भी पॉजिटिव हो सकते हैं, पर स्पेसिफिक वाले टेस्ट इसके लिए स्पेसिफिक है। मोटा मोटा इतना पता रखो। तो अगर सेंसिटिविटी वाले टेस्ट नहीं है, मरीज का मान लीजिए SLE है, SLE वाले मरीज का ANA टेस्ट होना है, उसका ANA टेस्ट पॉजिटिव आया, तो ANA टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसको SLE हो भी सकता है और बाकी SLE के अलावा बाकी चीजें भी हो सकती हैं। पर अगर उसका ANA टेस्ट नेगेटिव आ गया तो उसको सोचना ही नहीं है SLE। तो सेंसिटिविटी का काम होता है कि आपको बीमारी को रूल आउट करना। स्पेसिफिक टेस्ट का काम होता है कि अगर वो टेस्ट उस बीमारी में पॉजिटिव आया तो मोस्ट लाइकली उस बीमारी को वो बीमारी है। तो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। ANA का एग्जांपल याद रखो, आपको ANA में SLE और DHDNA वाले में भी SLE का एग्जांपल याद रखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। ऐसे ही डी डाइमर होता है। डी डाइमर जो होता है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हाईली सेंसिटिव होता है। तो अगर मान लीजिए आप मरीज में पल्मोनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्ट कर रहे हो और उस मरीज का डी डाइमर आपने करवाया और डी डाइमर उसका नेगेटिव आया, तो आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं सोच सकते। पर अगर उस मरीज का सेंसिटिव टेस्ट है डी डाइमर, जिसमें आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्ट कर रहे हो और उसका आपको डी डाइमर पॉजिटिव आया, तो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, पर जरूरी नहीं है उसको केवल पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो। तो ऐसे ही हाईली स्पेसिफिक चीज क्या है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए, CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी, ये पॉजिटिव आती है तो मोस्ट लाइकली आपके मरीज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। समझ में आ गया सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है। सेंसिटिविटी मतलब रूल आउट करती है कि मरीज को डिजीज है या नहीं है, और स्पेसिफिसिटी रूल्स इन करती है। तो स्नाउट इज सेंसिटिविटी और स्पिन इज स्पेसिफिसिटी। आपको पता रखना है। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है यही बात, ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव फॉर्मूला होता है। ऐसे ही पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है, प्रिवेलेंस पर डिपेंड करती है। हायर प्रिवेलेंस मतलब हायर पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और हायर प्रिवेलेंस मतलब लोअर नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विद पॉजिटिव टेस्ट एक्चुअली हैज द डिजीज। मतलब ये देखना है भैया कि अगर मरीज का टेस्ट पॉजिटिव आया है तो उस मरीज को एक्चुअल में बीमारी है या नहीं है। तो उसको कैसे देखोगे आप, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, जैसे इसका उल्टा। मेजर सवाल सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी पे होते हैं। सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी मैंने आपको समझा दी है, दिमाग में याद रखना।
SLE में ANA एंटी DSDNA, और एक और एग्जांपल याद रखते हो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में डी डाइमर वाला और साथ में सिटी पल्मोनरी एंजियो वाला। सेंसिटिविटी इज स्नाउट, इट रूल्स आउट द डिजीज, एंड स्पेसिफिसिटी इज रूल्स इन द डिजीज। आपको ऐसे पता रखना है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्नाउट और स्पिन याद रखो, इतना पूरा समझ में भी ना आए तो। उसके बाद एक्यूरेसी पे सवाल पूछे जाते हैं, तो इट इज ओवरऑल करेक्टनेस ऑफ टेस्ट। लाइक्लीहुड टेस्ट पे बार बार सवाल पूछा जाता है, लाइक्लीहुड रेशियो का फॉर्मूला बता रखो भैया। लाइक्लीहुड रेशियो पॉजिटिव इज इक्वल्स टू सेंसिटिविटी अपॉन 1 माइनस स्पेसिफिसिटी, और लाइक्लीहुड रेशियो नेगेटिव मतलब 1 माइनस सेंसिटिविटी अपॉन स्पेसिफिसिटी। ये तो रट लो भैया, इसको आपको याद रखना है, कभी ना कभी घुमा के सवाल पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं नेगेटिव, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी पे सवाल पूछा गया है पहले भी, आगे भी जा सकता है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। अब एक और एग्जांपल वापस समझा दे रहा हूँ मैं, जस्ट फॉर द लास्ट टाइम, कि कभी भी कंफ्यूजन ना हो। किसी मरीज को आप स्क्रीन कर रहे हो HIV के लिए, और HIV के स्क्रीनिंग में HIV एलाइजा इज हाईली सेंसिटिव। तो अगर मान लीजिए आपने मरीज को HIV सस्पेक्ट किया, आपने उसका एलाइजा करवाया, और एलाइजा आपको पता है कि HIV के लिए सेंसिटिव टेस्ट है, तो अब आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो एलाइजा पॉजिटिव आ जाए या एलाइजा नेगेटिव आ जाए। तो आपको पता है कि एलाइजा सेंसिटिव है, और अगर ये नेगेटिव आ गया तो इट रूल्स आउट द डिजीज, आपके मरीज को HIV शायद नहीं हो सकता। पर अगर ये पॉजिटिव आ गया तो जरूरी नहीं है कि आपके मरीज को केवल HIV हो, तो फिर आपको स्पेसिफिक टेस्ट पे जाना पड़ेगा। और स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है? वेस्टर्न ब्लॉट है। तो अगर आपका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट मरीज में पॉजिटिव आ गया, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भैया आपके मरीज को HIV है। तो ये डिफरेंस होता है सेंसिटिविटी का, स्पेसिफिसिटी का। सेंसिटिविटी मतलब रूल्स आउट द डिजीज, और स्पेसिफिक मतलब रूल्स इन द डिजीज। आपको मैंने एग्जाम्पल से बार बार समझा दिया है। लास्ट में एक और चीज ऐड करके जा रहा हूँ, बायसेस पे बार सवाल पूछे जाते हैं, तो वही बता के जा रहा हूँ। सिलेक्शन बायस का मतलब होता है रॉन्ग पीपल को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर दिया है। सैम्पलिंग बायस का होता है कि सैंपल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं करते हैं पूरे एरिया को या पूरी चीज को, तो आपको पता रखना है। रिकॉल बायस होता है एक, रिकॉल बायस में केसेस रिमेंबर करते हैं डिफरेंटली तरीके से, कंट्रोल वाली चीजों को, केसेस को ज्यादा अच्छे से चीजें पता रहती है और कंट्रोल को कम पता रहती है। रिकॉल बायस किसमें होता है, कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखकर बताना। एक एट्रिशन बायस होता है, वो किसमें होता है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना मेरे को। उसके बाद होता है ऑब्जर्वर बायस, इन्वेस्टिगेटर की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होता है, तो वो ऑब्जर्वर बायस होता है। आप वो सब पैथोलॉजी के टेस्ट में करते हो ना, हेमोग्लोबिन देखते हो साहिल हेमोग्लोबिनोमीटर से, तो वो सब ऑब्जर्वर बायस में आता है। उसके बाद कंफर्मेशन बायस में एविडेंस सपोर्टिंग बिलीफ अगर है तो अपन सिर्फ उसी को देखते रहते हैं। पब्लिकेशन बायस, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स पब्लिश मोर ही होते हैं, आप सबको पता है, तो इसलिए पब्लिकेशन बायस ये होता है। उसके बाद एट्रिशन बायस मैंने आपको बताया, इट इज लॉस टू फॉलो मतलब एट्रिशन बायस कौन सी स्टडी में होता है, एट्रिशन बायस कौन सी स्टडी में है, और रिकॉल बायस कौन सी स्टडी में है। बहुत इजी आंसर, एक का आंसर कोहॉर्ट है और एक का केस कंट्रोल है। आपको बताना है क्या है, वो आपको बताना है। INI सेट का फेवरेट जो होता है वो है लेंथ टाइम बायस और लेट टाइम बायस। लेंथ टाइम बायस का मतलब होता है जो स्लोली प्रोग्रेसिंग डिजीज है, जैसे कि वो स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज को आपको प्रिविलेंस ज़्यादा देखने मिलेंगी, आपको वो कैसे ज़्यादा देखने मिलेंगे। तो लेंथ टाइम बायस का मतलब होता है स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीजेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेक्ट होती हैं। और लेट टाइम बायस का मतलब होता है अगर आपने बीमारी को अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो आप मरीज का सर्वाइवल ऑफकोर्स बढ़ा देंगे। तो ये लेट टाइम और लेंथ टाइम बायस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, INI सेट के फेवरेट टॉपिक हैं। तो अपन ने बहुत सारी चीज़ें INI सेट में आ सकती हैं उसको कवर किया है। ये चीज़ें पहले बार पूछी गई हैं, मैंने फिर से बता दे रहा हूँ मैं आपको, ये चीज़ें अपन ने वही कवर करी हैं जो किसी न किसी वीडियोज़ में कवर नहीं हुई हैं। बाकी जो चीज़ें किसी ने, जैसे फास्ट इज उसमें था, फास्ट को अपन ने पहले कवर कर दिया है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम मैंने उसको वापस कवर नहीं किया है। तो चीज़ें कवर नहीं हुई हैं अपने वीडियोज़ में, अपन ने वो चीज़ों को कवर किया है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आगे और ऐसे लेक्चर्स आते रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो आप एक्साइटेड हैं या नहीं, और कैसे लेक्चर चाहते हैं, कौन सा टॉपिक चाहते हैं, आप जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, तो अगले लेक्चर आपको उसी उस पर मिल जाएंगे। थैंक यू।